अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाजरा है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की बड़ी अजीब सी दास्तान सुनाने जा रही हूँ। तो बात ये है कि मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली थी। मेरे अब्बू का इंतकाल मेरे पैदा होने के ठीक 18 दिन बाद हुआ था। मुझसे 2 साल बड़ा मेरा भाई अहमद था। मेरी अम्मी जवानी में ही बेवा हो गई थी। घर के हालात अच्छे ना थे, मगर अब्बू के इंतकाल के बाद बात फाकों तक आ गई थी। अम्मी ने कपड़े सीकर हमें पाला और यूँ हम हसरतों के दरमियान जवान हो गए। मेरा भाई अहमद पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए वो 10 जमातों के बाद आगे ना पढ़ पाया और गाड़ियों की मुरम्मत का काम सीखने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे भाई के हाथों में महारत आ गई। यूं हमारे दिन फिरने लगे। हम अच्छा खाने लगे, अच्छा ओढ़ने लगे। मैं और अम्मी तो इसी में राजी थे, मगर भाई मजीद तरक्की करना चाहते थे। फिर न जाने क्या हुआ, यकायक हमारे हालात बदलने लगे। भाई पैसा पानी की तरह बहाने लगा। हमने पोश एरिया में नया घर खरीद लिया। बस इतना ही नहीं, हमने नई गाड़ी भी ले ली। तब अम्मी को भाई पर शक हुआ। उन्होंने रात का खाना खाते हुए भाई को आड़े हाथों लिया। अहमद बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे बाप के मरने के बाद हमने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं। भूख के रहकर रातें भी काटी हैं, मगर याद रखना, मैंने कभी हराम तुम्हारे लहू में शामिल होने नहीं दिया। तुम भी एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे या अपनी बहन को हराम का लुकमा खिलाया तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मी की बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कहे बिना उठकर कमरे में चला गया। अम्मी परेशान सी हो गई। भाई अब ज्यादा वक्त बाहर गुजारने लगे थे, जबकि अम्मी उठते बैठते यही कहती, मान ना मान, तेरा भाई गलत कामों में पड़ गया है। और मैं बस सारा दिन इनको तसल्लियाँ देती रहती। एक रात शदीद तूफान आया। ऐसा लगता था सब कुछ भाग कर ले जाएगा। बारिश थी कि थमी ही नहीं थी। हमारे गेट पर बैल हुई। अम्मी तड़प सी गई कि मेरा अहमद आ गया। मैं जल्दी से गेट खोलने के लिए लपकी जैसे गेट खोला। सामने 2 नफूस थे। एक तो अहमद भाई, मगर दूसरी औरत कौन थी? इसने खुद को बुरखे में अच्छी तरह लपेट रखा था। वो दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। अब तो मैं बारिश में भीग गई थी। मैं जल्दी से इन दोनों के रास्ते से हटी तो वो लॉन्च के करीब भागे थे। मैं भी इनके पीछे ही चल पड़ी। लॉन्च का मंजर बड़ा अजीब था। भाई और वो लड़की मुजरिम बने खड़े थे, जबकि अम्मी इन दोनों को टकर देख रही थी। मैंने आगे बढ़ी भाई से, भाई ये लड़की कौन है? तुम्हारी भाभी। अहमद भाई की बात सुनकर अम्मी गुस्से से पंकारी थी। आधी रात को चुपचाप घरों में चोर घुसते हैं। बहुएं नहीं, किसकी इज्जत को भगा कर ले आए हो? क्यों बुढ़ापे में मेरे मुंह पर कालक मलने लगे हो? भाई आगे बढ़ा। नहीं अम्मी जान, मैं इसको भगा कर नहीं लाया। ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मेरी शादी हुए 6 माह हो गए हैं। बस आज इसे लेकर घर आया हूँ। अम्मी कुछ कहे बिना अपने कमरे में चली गई। मैं बुरखे में लिपटी नकाब में छुपी भाभी की जानिब बढ़ी। मैंने इन्हें खुशामदीद कहा, मगर वो खामोशी से मुझे तकती रही। मुझे रोना आ गया, मगर भाई के सामने खामोश रही। भाई भाभी को अपने कमरे में छोड़कर खुद बाहर चले गए और अपने कमरे में मैं आ गई। लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ऐसा ही होता है जब बारिश होती थी। मैं और अम्मी सारी रात जागती थी। टपकती छत के नीचे कभी बर्तन रखती, कभी संदूक के ऊपर शॉपर चढ़ाती। लेकिन अल्लाह के करम से अब हालात वैसे नहीं थे। ना छत टपक रही थी और ना ही सहन नदी नाले सा मंजर पेश कर रहा था। मगर फिर भी पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहाँ छूटती हैं। मैं सारी रात भाभी के रवैये और इसकी आंखों के बारे में सोचती रही। सुबह हुई तो अम्मी ने घर में खूब हंगामा बर्पा कर दिया। रात तो वो खामोश रही थी, मगर अब भाई भाई को खूब लतेड़ रही थी। बता मुझे कहाँ से उठा कर लाया इसे? भाभी अभी अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। भाई अम्मी के रूबरू बैठ गया और धीरे धीरे बोलता चला गया। अम्मी, आप हमेशा जानना चाहती थी ना कि इतना पैसा मेरे पास कैसे आया है। तो सुने, ये लड़की फातिमा, ये मुझसे उम्र में काफी बड़ी है और बेवा भी है। एक दिन मुझसे वर्कशॉप पर गाड़ी ठीक करवाने आई थी। इसे ऐसे में अच्छा लगा था। इसने मेरी छानबीन करवाने के बाद मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया। जब मैंने इसका पता करवाया तो मेरे इल्म में ये बात आई कि ये करोड़पति है, आगे पीछे कोई नहीं। मैंने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह ये बेवा की सारी जायदाद का मालिक मैं बन गया। अम्मी, मैं इसे घर नहीं लाना चाहता था क्योंकि ये गूंगी है और इसकी कुछ आदतें अजीब सी हैं। ये मेरे सिवा किसी दूसरे के सामने नकाब नहीं उतारती। मुझे डर था कि कहीं आप इसको बुरा भला ना कहें और हम फिर से सड़क पर ना आ जाएं। मगर मुझे फातिमा की जिद के आगे हार मानना पड़ी। अब मेरी जिद
फातिमा को तंग मत कीजिएगा। भाई पूरी दास्तान सुनाकर अपने कमरे में चले गए और अम्मी हक्का बक्का रह गई। अब जो था वो हमें भाई की बात माननी थी। मैं नाश्ता बनाकर इनके कमरे में दे आई। भाई सारा दिन बाहर ही रहते। उन्होंने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। ना जाने क्यों वो वक्तन वक्तन भाभी के पास जाती, जरूरत की चीजें पकड़ा जाती। मैंने भाभी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। ना जाने वो मेरी एहसानमंद थी या वाकई इन्हें मैं अच्छी लगती थी। यूं वक्त गुजरता गया। भाभी का काम तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा। भाभी तो काम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती थी। काम क्या करना, वो तो हाथों में दस्ताने और पाँवों में जुराबे तक नहीं उतारती थी। मेरा कोई बहन होती तो मैंने भाभी को नहीं बहन बनाने का सोचा। मैं बस इनके पास जाकर बैठ जाती और इनसे बातें करती। वो मुस्कुराती, सुनती रहती। दिन यूं ही गुजरते गए। मुझे भाभी के साथ बहुत उन्स हो गया था। भाभी मुझे मुस्कुराती आंखों के साथ देखती रहती। इनकी आंखें बड़े अजीब से जज्बात से लबरेज थी। एक दिन मैं छत पर गई, वहाँ एक कागज पड़ा था। इसके ऊपर गुलाब के फूल बड़े सलीके से रखे गए थे। मैंने वो खत उठाया। वो मेरे ही नाम का था। मैं लरस उठी। मैंने इसमें साफ साफ लिखा था, हाजरा मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं भागती हुई भाभी के पास गई। इनको मैंने वो खत खोल कर दिखाया। वो मुस्कुरा दी, जैसे कहना चाहती हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मैंने भी कह दिया, मैं अम्मी को दिखाऊंगी ये खत। भाभी ने जोर से नामे सर हिलाया। मैं भाई को दिखा दूं? उन्होंने फिर इनकार कर दिया। मैं सोचती रह गई, ना जाने खत लिखने वाला कौन है। इधर मेरी अम्मी बस इंतहा को पहुंच चुकी थी। सारा दिन भाभी के रूम की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची बोलती रहती। करोड़पति हो तो हमने इसे पैसे चाटने थोड़ी हैं। एक तो बेटा है हमारा और वो भी किसी अजूबे को ब्याह लाया है जो ना हम में बैठती है ना हमने आज तक इसका चेहरा देखा है। मैंने अम्मी को समझा बुझाकर खामोश करवा दी थी, मगर वक्तन इन्हें ऐसे दौड़े पड़ते रहते। अजीब तो मुझे भी बहुत लगता था। ऐसी भी क्या मजबूरी कि इंसान अपने बेडरूम में सियाह अबाया पहनकर बैठे रहे और जब इनके पास जाओ तो मुंह पर नकाब चढ़ा ले। आज तक मैंने इनका हाथ तक नहीं देखा था, मगर भाभी की आंखें, हाय वो आंखें ही थी जिनकी वजह से सब कुछ नजर अंदाज कर देती। आज 2 हफ्ते बाद जब मुझे एक खत मिला, गुलाब के फूल फिर से इस पर धरा हुआ था। हाजरा तुम बोलती बहुत प्यारा हो, बस एक लाइन का खत। मैं खत लेकर भाभी के पास चली गई। भाभी ने हाथ से इशारा किया, क्या लिखा है? तो सच ही है। मैं मुस्कुरा पड़ी। फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन अम्मी ने भाभी को चाय बनाने का कह दिया। वो मुझे इशारा करके फौरन अपने रूम में चल दी। मुझे बहुत दुख हुआ था। भाभी तो अम्मी अछूत नहीं और ना ही हमारा किचन। इतना कहकर उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। लोग सच कहते हैं, अमीर लोग बहुत मगरूर होते हैं। मैंने भी भाभी के कमरे में जाना बंद कर दिया। खत मुझे मवातर मिलते रहे। कभी मेरी आंखों की तारीफ होती तो कभी बातों की। मैं खुश रहने लगी थी। मुझे खुद से मोहब्बत होने लगी थी। इस तरह 3 दिन गुजर गए। आज पहली बार भाभी मेरे रूम में आई थी। वो मेरे रूम के दरवाजे पर खड़ी थी और कान पकड़े हुए थी। मैं मुस्कुराकर इनको देखा, फिर इनको बैठने का इशारा किया। वो बैठी तो मैंने सारे खत इनके सामने रख दिए। वो मुस्कुराकर इन खतूत को देखती रही। फिर मैं इनको छत पर ले गई। शाम हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। मैं उड़ते परिंदों को देखकर इनसे बातें कर रही थी। मैंने इनको बताया कि आज तक किसी मर्द से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन इस खत वाले लड़के की जानिब खिंचता चला जा रहा है। अम्मी की सदा आई कि आकर खाना खा लो। मैं नीचे जाने लगी तो भाभी की नजर खत पर पड़ी। उन्होंने वो खत खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। हाजरा अचानक भाई की आवाज में भाभी ने बर्क रफ्तारी से खत अपने पीछे छुपा लिया। भाई ने आगे बढ़कर मुझे खींचकर पीछे किया। आगे बढ़कर उन्होंने भाभी के हाथ से वो खत ले लिया। खत पढ़कर भाई ने भाभी के मुंह पर कस के थप्पड़ मारा। मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई। भाई में चिल्लाई, तुम नीचे जाओ। अभी इसी वक्त भाई आपे में नहीं थे। उन्होंने मुझे धक्का दिया। मैं डरती हुई नीचे आ गई, मगर नीचे भी थप्पड़ों और घूंसों की आवाजें आती रही। मैं डरी सहमी सी खड़ी रही। अम्मी को गुस्सा आया तो वो ऊपर छत पर चली गई। उन्होंने अहमद भाई पर खुद लान तान की। मैंने इन्हें तुम्हें इतना
दिल तो नहीं समझती थी कि तुम औरत पर ही हाथ उठाने लगोगे। अम्मी ने भी भाभी को भाई से आजाद करवाया और नीचे ले आई। नीचे आते ही भाई ने फातिमा भाभी का हाथ पकड़ा और इनको खींचते हुए गेट की जानिब ले चले। निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। वो भाभी के दुश्मन बन गए थे। अम्मी ने भाई के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो बेयकीनी से अम्मी को देखते रह गए। अम्मी ने भाभी को ले जाकर कमरे में बिठा दिया। भाई को वो दो सलूटे सुनाती रही। ये पहली और आखिरी बार था कि तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। अगर आज के बाद ऐसा किया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मुझे नहीं मालूम कि तुम मियाँ बीवी में क्या झगड़ा चल रहा है कि जब से तुम इसको यहाँ लाए हो तुमने अपना कमरा ही छोड़ दिया है, मगर हाथ उठाने की इजाजत मैं तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी। अम्मी उसूलों की बहुत पक्की थी, जबकि मैं हैरान परेशान थी। भाई के रवैये को मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। जाहिर बात इनकी बहन की थी। मैंने इनको पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। भाई के काम पर जाने के बाद मैं भाभी के रूम में गई, मगर वो इस कदर बेरुखी से मिली कि कोई हद नहीं। मुझे भी इनकी मजबूरी का ख्याल था, इसलिए मैं चुपचाप कमरे से निकल आई। खतूत का सिलसिला जारी था। अब तो मैंने खत का जवाब देना शुरू कर दिया। मैंने इससे कहा था कि खत में अपनी तस्वीर दो। अगले दिन खत में तस्वीर पड़ी थी। वो लड़का इतना हैंडसम था कि कोई हद नहीं। जरा कद, वजिया जिसामत और चेहरे पर तुकिए से नकूश। इतने हसीन तो फिल्मों के अदाकार भी नहीं होते। मैंने इसका नाम पूछा तो इसने बताया कि इसका नाम दानियाल है। दानियाल ने ये खत मुझे मोबाइल दिया। दानियाल ने खत में मुझे मोबाइल दिया। मैंने वो मोबाइल रख लिया। अब मेरी और दानियाल की रात दिन आपस में बातें होने लगी। दानियाल की आवाज भी बहुत प्यारी थी। भाभी तो बेचारी अब सारा दिन ही रूम में रहती, ना इनके पास जाती और ना ही वो आती। एक दिन अम्मी बाजार में शॉपिंग करने गई। मैं दानियाल से मोबाइल पर लगी थी जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दानियाल को फोन जल्दी से बंद किया। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर मैं तो दंग हो गई थी। उसने मुझे रूम में धक्का देकर रूम लॉक कर लिया। मैंने डरी सहमी सी खड़ी इसको देखती रही। वो दानियाल था। छत फलांग कर मेरे कमरे में तक आ पहुंचा था। डरो नहीं हाजरा, मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं रिलैक्स हो गई। दानियाल जीन्स और व्हाइट शर्ट में खूब गजब ढा रहा था। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। दानियाल की आंखें किसी जैसी थी, मगर ये मालूम नहीं हो सका कि किसके जैसी थी। बातों बातों में वक्त गुजरता चला गया। गेट पर बैल हुई तो मैं कांप गई। अम्मी आ गई। इसने कहा कि फिक्र न करो, मेरे आने का किसी को पता नहीं चलेगा। वाकई किसी को खबर नहीं हुई वो कहाँ से आया और कहाँ गया। फिर तो ये मामूल ही बन गया। जब घर में कोई न होता तो दानियाल आ जाता। हम आपस में गपशप करते और बस वो चला जाता। मुझे दानियाल से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई। मेरा दिल चाहता था कि वो मेरी मुट्ठी में कैद रहे। मेरे सिवा वो किसी को न देखे और ना ही इसको कोई देखे। मैं दानियाल की दीवानी बन चुकी थी। अम्मी को बहाने से मार्केट भेजकर चुपके से दानियाल को बुलाती और घंटों इसकी बातें सुनती रहती। इस दिन भी मैंने ऐसा ही किया। खूब दिल लगाकर बिरयानी बनाई और अम्मी को दे दी कि वो पड़ोस वाली आंटी को दे आए। अम्मी इनके घर से जल्दी नहीं आती। अम्मी के जाने के बाद मैंने दानियाल को कॉल करके कहा कि तुम घर आओ, मैंने तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनाई है। इसने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, और कॉल बंद कर दी। तो मैं तिलमिला उठी। दोबारा कॉल आई तो मैं इसका मोबाइल ही बंद जा रहा था। मैं गुस्से से भंकारी हुई थी। फिर मूड खुशगवार करने के लिए सोचा कि भाभी के पास चलती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि भाभी के रूम में जाकर तो मुझे पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। मैंने नॉक किए बगैर भाभी के रूम में दाखिल होने की गलती कर ली। सामने वो शख्स बैठा था जिसे देखकर मुझे लगा अब मैं तो सांस भी नहीं ले पाऊंगी। हाँ, वो दानियाल ही था। हाथ में चाय का कप पकड़े सोफे पर बड़े आराम से बैठा था। मेरा कलेजा छलनी हो गया। इसने मुझे नहीं देखा था, तब ही चाय पीते हुए गुनगुना रहा था। मैंने आगे बढ़कर से गिरबान से पकड़ लिया। मैंने खूब चीखी चिल्लाई। मैं अपने आपे में नहीं रही, इसको गालियां दी, इसके मुंह पर तमाचे मारे। वो खामोश रहा। जब मैं पीट कर निढाल हो गई तो वो अपने लहजे में सफा के सम्मोकर बोला, हाजरा तुमने आज कुछ नहीं देखा आई समझ। अगर तुमने घर में किसी को भी मेरे मुतालिक बताने की कोशिश की तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरा मोबाइल तुम्हारी तस्वीर से भरा पड़ा है।
अपनी भाभी पर इल्जाम लगाओगी तो मैं तुम्हारे घर वालों के सामने बेनकाब कर दूंगा, फिर कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। इतना कहकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि जैसे मैं जिंदा लाश हूँ। कोई ऐसे भी करता है कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है। मुझे अब सारी दास्तान समझ आई। दानियाल ने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। इसने ये सब इसलिए किया था कि अगर कभी मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ भी लूं तो कुछ ना कर पाऊं। मैं अपने कमरे में जाकर ढसी गई थी। मुझे इससे शदीद मोहब्बत थी और वो मुझे जिससे शदीद मोहब्बत थी वो मेरा नहीं था, वो तो मेरी भाभी का था। ये सोचकर किलमिला सी गई थी। शाम तक मैं शदीद बुखार में तपने लगी। अम्मी और भाई बहुत परेशान थे मगर मैं रोती ही रह गई। भाई बार बार वजह पूछते मगर कुछ ना कह सकी। मुझे भाभी से शदीद किस्म का हसद होने लगा। मुसलसल दवाइयाँ से अब मैं कुछ समझ चुकी थी। बुखार का जोर टूट गया था। मुझे हसद की आंख सुकून लेने नहीं दे रही थी। एक हफ्ते बाद जब मैं बुखार से कुछ संभली तो सीधा भाभी के कमरे में गई। भाभी हमेशा की तरह नेक और पारसा बनी सिया बुरखा पहने बैठी थी। मुझे शदीद गुस्सा आया। वाह भाभी जान, पारसाई का ड्रामा तो आप बहुत अच्छे से कर लेती हैं। घर वाली औरतें भी अपना चेहरा नहीं देख सकती मगर एक अजनबी दानियाल वो तो आपके रूम में बैठकर चाय पी सकता है। वाह, मैं फंकार कर बोली, पारसाई का ड्रामा तो तुमने भी रचा रखा है। तुम्हारी माँ या भाई को कहाँ इल्म होगा कि तुमने नामहरम लड़के को यूं घर बुलाकर मिलती हो। आज पहली बार मैंने भाभी की आवाज सुनी। अजीब भद्दी सी आवाज थी, जबकि भाई ने तो कहा था कि वो गूंगी है मगर मुझे आवाज के बजाय इनके अल्फाज ने तपाया। कम अज कम आपकी तरह नेको पारसा बनने का ढोंग तो नहीं रचाती मगर बस अब बहुत हो गया। खेल खत्म, तमाशा खत्म। मैं बदजबानी अंदाज चलाई, इनकी जानिब लगी। इससे पहले मैं इनके सर से हिजाब नोच डालती। भाभी के बाल बहुत छोटे ही थे। फिर जब मैंने नकाब उल्टा तो मुझ में कपकपी तारी हो गई। नहीं, मैं रोती हुई 2 कदम पीछे हटी। भाभी के बुरखे में एक मर्द बरामद हुआ। वो जल्दी से उठा और इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो मुझे लगा वो कत्ल कर देगा। हाजरा रिलैक्स, ये मैं हूँ तुम्हारा दानियाल। हाँ, वो दानियाल ही। मैं पहली मोहब्बत। इसने मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और बड़ी मोहब्बत से मुझसे वादा लिया कि अगर मैं घर में फातिमा की असलियत किसी को ना बताऊंगी तो दानियाल ही है, तो वो मुझे सब सच बताएगा। मैंने वादा कर लिया। इसने मुझे बताया कि वो अहमद भाई का दोस्त है। किसी मजबूरी के तहत वो लड़की बनकर हमारे घर रह रहा है। मजबूरी क्या थी इसने मुझे ये नहीं बताया, पर इसने ये जरूर बताया कि इसे मुझसे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। मुझे अब समझ आया कि दानियाल की आंखें किस जैसी थी, मेरी भाभी जैसी थी। मेरे लिए बस इतना काफी था कि मेरा महबूब मेरे सामने रहता। अब हम हर वक्त साथ ही रहते, खाना भी इकट्ठे ही खाते। जिंदगी में बहुत सुकून था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरा सब कुछ ही लुट गया। पुलिस ने हमारे घर छापा मारा। दानियाल और भाई को गिरफ्तार कर लिया। मैं और अम्मी घबरा गई। हमने थाने गए तो भाई ने सब सच बता दिया। उन्होंने बताया कि फातिमा नहीं, दानियाल है, मेरा दोस्त है। हम दोनों ने स्मगलिंग की थी। पुलिस दानियाल के पीछे थी, तभी वो लड़की बनकर वहाँ ले आया था। किसी को शक भी नहीं होता कि कोई मंजूरी मुखबरी करता। भाई ने हम दोनों को घर भेज दिया और कहा कि हम इनके पीछे ना जाएं। इनके दोस्त खुद ही इनकी जमानत करवा लेंगे, मगर इनको जमानत ना हो सकती थी। अदालत ने इन दोनों को 5-5 साल की कैद सुनाई थी। अम्मी तो रो कर अंधी हो गई थी। मैं भी रोती मगर अम्मी से छुपकर। हम दोनों माँ बेटी बहुत बुरा वक्त गुजारा था। दानियाल ने मुझसे वादा लिया था कि मैं इसका इंतजार करूंगी। मुझे इंतजार करना ही था। अपनी मोहब्बत की खातिर मैंने अम्मी को अपने और दानियाल के बारे में सब सच बता दिया। अम्मी पहले नाराज हुई मगर फिर ठीक हो गई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। कभी हम रो देती तो कभी हम हंस देती। इधर जेल में दानियाल ने भी भाई को सब सच बता दिया। अम्मी ने अपना गम हल्का करने के लिए भाई का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। हमें एक बहुत प्यारी मनमोहनी सी यतीम लड़की का रिश्ता मिल गया जो
अपनी खाला के घर में मुकीम थी। अम्मी ने इन्हें भाई के बारे में सब सच बता दिया, मगर इन्हें सिर्फ अपनी लड़की को ब्याहने की गर्ज थी। अल्लाह अल्लाह करके 5 साल गुजर गए। भाई और दानियाल बरी होकर वापस आ गए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भाई ने और दानियाल ने अपनी वो रकम निकाली जो उन्होंने हलाल तरीके से कमाई थी और एक बिजनेस शुरू किया। अल्लाह ने इसमें बरकत डाली और यूं सब कुछ ठीक होने लगा। हमारी शादी की तारीख तय हो गई और यूं मैं और दानियाल की जोजा बन गई। निकाह के बाद दानियाल भाई बहुत खुश थे। दानियाल मुस्कुराकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाजरा के मिलने पर खुशी मनाऊं या अपने पहले शौहर अहमद के बिछड़ने का गम। और सब हंस दिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।